हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिलियन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। जो बिलियन चैप्टर में अगर किसी बच्चे ने इससे पहले का कुछ नहीं पढ़ा है तो वो मेरी पहली वीडियो देख सकता है। उसमें आपको इससे पहले का जितना भी पढ़ाया हुआ है वो सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे का पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। दूसरे लेक्चर में क्या पढ़ाने वाले हैं? आदर्श विलयन। ये आदर्श विलयन क्या होता है कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है तथा जिसके निर्माण में विलयन की एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आदर्श विलयन कहलाता है। मतलब एक ऐसा विलयन है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। जैसे बेंजीन और टोल्यूइन का विलयन, यानी बेंजीन को और टोल्यूइन को मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा वो हमारा एक आदर्श विलयन कहलाएगा। उदाहरण नंबर 2, जैसे मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये भी हमारा एक आदर्श विलयन बनेगा। आदर्श विलयन के लक्षण। आदर्श विलयन के क्या लक्षण हैं? नंबर 1, यह विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। नंबर 2, विलायक का वाष्प दाब इसके बराबर होगा और विलय का वाष्प दाब इसके बराबर होगा। ठीक है, डेल्टा बी मिश्रण बराबर 0 और डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0। तो बच्चों, इसके बाद अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन क्या होता है? वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तथा जिसके निर्माण में ऊष्मा में परिवर्तन होता है और इसके घटकों के कुल आयतन में अंतर होता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये आदर्श विलयन का जो है उल्टा होता है। ठीक है, जैसे जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण, यानी एथिल अल्कोहल में जब आप जल को मिलाओगे तो वह एक अनादर्श विलयन है। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड और एसीटोन का मिश्रण भी एक अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन के लक्षण। अनादर्श विलयन के क्या लक्षण हैं? तो नंबर 1, यह विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। नंबर 2, विलायक का वाष्प दाब बराबर नहीं होगा इसके और विलय का वाष्प दाब भी इसके बराबर नहीं होगा। नंबर 3, डेल्टा बी मिश्रण बराबर 0, डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0। अब इसके बाद है बच्चों आपकी हेडिंग अणु संख्यक गुणधर्म। ये अणु संख्यक गुणधर्म क्या होते हैं कि विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यानी एक विलयन है, विलयन के अंदर वो गुण जो विलय यानी जो घुलने वाला पदार्थ है उसकी अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी सिर्फ घुलने वाले पदार्थ पर निर्भर करते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म निम्न 4 होते हैं। ठीक है, नंबर 1, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2, क्वथनांक उन्नयन। नंबर 3, हिमांक अवनमन। नंबर 4, परासरण दाब। ये आपके अणु संख्यक गुणधर्म हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके दाब में कमी होती है। मतलब कहने का ये है कि कोई विलयन है, उसके अंदर हमें एक ऐसा पदार्थ मिलाना है जिसकी वाष्प ना बनती हो, भाप ना बनती हो। ठीक है, तो उसके दाब में कमी होती है। राउल्ट के वाष्प दाब के नियम अनुसार स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, ये समानुपाती का चिन्ह है। अब विलायक का वाष्प दाब है आपका Pa, तो Pa बराबर KXA, यानी जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का निशान लगता है और बराबर के निशान के साथ में कोई एक स्थिरांक आता है, तो यहाँ पर स्थिरांक कौन आया? K। समीकरण 1। शुद्ध विलायक के लिए Pa बराबर Pa डॉट और XA बराबर 1, यानी हम जब शुद्ध विलायक लेंगे तो Pa के स्थान पर रखेंगे Pa डॉट और XA के स्थान पर 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये जो ऊपर जो दोनों मान दिए हुए हैं इन दोनों के ये वाले मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हमने मान रख दिया है Pa की जगह पर Pa डॉट बराबर K गुणा और XA के स्थान पर हमने रख दिया 1, तो K की गुणा जब 1 से करेंगे तो हमारा K आएगा और बराबर में Pa डॉट। ठीक है,
अब ये जो के का मान आया, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो हमारी समीकरण 1 थी पी ए बराबर, वहाँ पर जहाँ के है वहाँ पे हम मान रख देंगे आपका पी ए डॉट। ठीक है, तो पी ए बराबर पी ए डॉट इंटू एक्स से समीकरण 2। चूंकि विलयन का मोल प्रभाज एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, यानी जो विलयन का मोल प्रभाज होता है वो विलायक और विलेय दोनों के मोल प्रभाज के योग के बराबर होता है। ये तो आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स ए को यहीं पर रोक देंगे और एक्स बी को उठा के ले जाएंगे इधर, तो एक्स बी हमारा काय हो जाएगा माइनस का। तो अब हमारा हो गया एक्स ए बराबर 1 माइनस का एक्स बी। अब ये जो एक्स ए का मान है इस मान को हम रख देंगे समीकरण 2 में, यानी एक्स ए का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारी समीकरण 2 क्या है, ये है। तो जहां पर एक्स ए है वहां पर हम रख देंगे 1 माइनस का एक्स बी। तो पी ए बराबर पी ए डॉट इंटू 1 माइनस का एक्स बी। पी ए डॉट की हम अंदर को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो पी ए डॉट माइनस पी ए डॉट की गुणा करेंगे एक्स बी से, तो आपका हो जाएगा पी ए डॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, तो अब पी ए डॉट इंटू एक्स बी को हमने यहीं पर रोक दिया, और ये जो हमारा पी ए था हम इसको उठाकर इधर ले आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइनस का, और इसको उठाकर इधर ले आए। ठीक है, अब हमने रोका एक्स बी बराबर पी ए डॉट माइनस का पी ए बटे में पी ए डॉट समीकरण 3। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो एक्स बी है यानी ये है आपका विलेय का मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है कि घटक के मोलों की संख्या बराबर कुल मोलों की संख्या, यानी यहाँ पे घटक कौन है, बी विलेय, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो एक्स बी के यानी एक्स बी की जगह पर हम रख देंगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक एन का भी एक फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बटे एम। तो एक्स बी बराबर इस वाले एन की जगह डब्ल्यू बटे एम, इस पे बी लगा हुआ है तो इन पे बी लगा हुआ है, ऐसे यही जैसे ये लिखे हुए हैं नीचे वाले, इनके स्थान पर भी हम यही लिख देंगे। ठीक है, डब्ल्यू बटे एम। विलयन में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी का मान बहुत कम होता है, अतः इसे नगण्य मानने पर, नगण्य मानने का मतलब होता है हमें इसको छोड़ देना होगा। जो डब्ल्यू बटे एम बी हमारा नीचे लिखा हुआ था उसको हमें छोड़ देना है। ठीक है, तब समीकरण 3 से डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इज इक्वल टू पी एम डॉट माइनस का पी ए बटे में पी ए डॉट। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, क्वथनांक। बच्चों ये क्वथनांक पता है क्या होता है, क्वथनांक होता है कि वो ताप, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, या वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय हो जाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। मतलब कहने का ये है, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उस द्रव में जब भाप उठने लगती है तो वो हमारा उसका क्वथनांक कहलाता है। यानी जब तक उस द्रव में भाप नहीं उठेगी तब तक वो हमारा क्वथनांक नहीं कहलाएगा, जब भाप उठनी चालू हो जाएगी तो वो हमारा क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है, तो अब क्वथनांक आपके समझ में आ गया होगा कि वह ताप जिस पर कोई द्रव की भाप उठने लगे उसको हम उसका क्वथनांक कहते हैं। दूसरी हेडिंग थी हमारी क्वथनांक उन्नयन। ये क्वथनांक उन्नयन क्या होता है अच्छी तरह देखेंगे। जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। क्वथनांक उन्नयन का नियम, क्वथनांक उन्नयन का नियम क्या होता है कि किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या है आपका डेल्टा टीबी, अर्थात डेल्टा टीबी उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। मोलल सांद्रण का मतलब होता है मोललता, यानी जो आपका क्वथनांक में उन्नयन है वो मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टीबी समानुपाती एम, डेल्टा टीबी बराबर के बी एम। चूंकि एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए इन ग्राम, इस समीकरण 1 में हमें एम के स्थान पर ये वाला मान रख देना है। ठीक है, तो समीकरण 1 से डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, और एम की जगह पर ये सब का सब मान, अर्थात हमारा मान आया डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे में एम बी गुणा डब्ल्यू ए इन ग्राम, यानी ग्राम में।
जहां डेल्टा टी भी क्या है हमारा क्वथनांक उन्नयन जो मैंने आपको पढ़ाया, और के भी है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यानी जो समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद आया था वो है हमारा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और एम का मतलब होता है मोलल सांद्रण या मोललता। आइए अब हम दोबारा देखते हैं कि क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक उन्नयन मैंने आपको पहले अच्छी तरीके से बता दिया, देख लीजिए, ठीक है। किसी के अगर समझ में नहीं आया है तो अब कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारी अगली हेडिंग है हिमांक। अब ये हिमांक क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है हिमांक कहलाता है, ठीक है। अब ये हिमांक अवनमन, हमारी थर्ड हेडिंग जो थी वो थी हिमांक अवनमन। बच्चों ये हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म चल रहे हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म में नंबर 3 गुणधर्म है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन क्या होता है कि जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका हिमांक कम हो जाता है, उसका हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में ये कमी हिमांक अवनमन कहलाती है। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक अवनमन का नियम, हिमांक अवनमन का नियम क्या कहता है कि किसी विलयन का हिमांक अवनमन उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा टी एफ समानुपाती एम। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम, समीकरण 1। चूंकि एम बराबर डब्ल्यू बी गुणा 1000 अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू इन ग्राम, ये मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है। यानी एम के स्थान पर हमें ये मान रख देना है समीकरण 1 से। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे में एम बी गुणा डब्ल्यू इन ग्राम, यानी ग्राम में। तो ये हमारा हिमांक में अवनमन आ गया। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू इन ग्राम, ये हमारा है हिमांक अवनमन। जहां एम बराबर मोलर सांद्रण जिसको हम मोललता भी कहते हैं, के एफ बराबर हिमांक अवनमन स्थिरांक, और डेल्टा टी एफ हमारा है हिमांक अवनमन। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं हिमांक अवनमन क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए, और देखने के बाद में वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे ये समझ में नहीं आया, ठीक है बच्चों। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अर्धपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल विलाय के अणु ही जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे अंडे की झिल्ली, किशमिश व अंगूर की झिल्ली। मतलब कहने का यह है एक झिल्ली होती है जिसके आर पार केवल विलायक के अणु, विलायक कौन होता है जैसे पानी, तो उसके आर पार सिर्फ विलायक के अणु ही जा सकते हैं, ठीक है, विलेय के अणु नहीं जा सकते। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसके बाद है हमारा परासरण। अब ये परासरण क्या होता है, ठीक है बच्चों, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे हमारा परासरण होता क्या है। परासरण, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। विलायक के अणुओं की इस प्रकार की गति को परासरण कहते हैं। परासरण के प्रकार, अब ये परासरण कितने प्रकार का होता है, तो परासरण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर 1 अंतः परासरण, जब किसी किशमिश को जल में डुबोया जाता है तो जल के अणु बाहर से किशमिश के अंदर जाने लगते हैं, इस घटना को अंतः परासरण कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि कोई किशमिश है, किशमिश सूखी हुई होती है, तो सूखी हुई किशमिश को जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो डालने के बाद में जब पानी के अणु किशमिश के अंदर भरने लगेंगे, किशमिश के अंदर भरने, और पानी कौन है हमारा विलायक, तो जो पानी के अणु है वो किशमिश के अंदर भरने लगेंगे तो किशमिश फूल जाएगा, ठीक है। तो जो पानी है वो अंदर की ओर गया है ना, तो इस घटना को हम कहते हैं अंतः परासरण, ठीक है। अब उसके बाद में बाह्य परासरण। बाह्य परासरण क्या होता है, जब किसी अंगूर को चीनी के विलयन में डुबोया जाता है तो जल के अणु अंगूर से बाहर निकलने लगते हैं जिसके कारण अंगूर पिचक जाता है, यह घटना बाह्य परासरण कहलाती है। मतलब कहने का यह है कि कोई अंगूर होता है, बिल्कुल फूला हुआ अंगूर होता है, तो हम क्या करेंगे उसको चीनी के विलयन के अंदर, यानी जो बक्खर वगैरह होता है हम उसके अंदर उसको डाल देंगे, तो क्या होगा, जो अंगूर है वो अंगूर पिचकने लगेगा, यानी अंगूर का जो पानी है वो चीनी के अंदर जाने लगेगा। तो अंगूर का निकला हुआ जो पानी है वो बाहर को निकल लिया है, तो पानी के बाहर निकलने की घटना क्या कहलाएगी, बाह्य परासरण, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है परासरण क्या होता है,
आप देख लीजिए और आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परासरण तथा विसरण में अंतर। ये हमारा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है? परासरण तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन विसरण मैंने आपको बताया नहीं है। तो विसरण आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं। अगर कभी बोर्ड में सिर्फ विसरण नाम की टॉपिक आए कि विसरण क्या होता है, तो आप सिर्फ इसको याद कर लेना और विसरण के बारे में पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो परासरण में और विसरण में क्या होता है? तो परासरण में अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। यानी जो परासरण क्रिया होती है उसमें जो अणु हैं विलयन के, वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। और विसरण में अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। यानी इस एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, परासरण की क्रिया केवल द्रव में होती है। यानी जो परासरण होता है सिर्फ द्रव में होता है। विसरण द्रव या गैस दोनों अवस्था में होता है। परासरण में केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं। विलायक के अणु का मतलब होता है जैसे पानी, यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसी के अणु गति करते हैं। ठीक है, विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है, दोनों विलयन आपस में मिले हुए होते हैं। तो विलायक के अणु भी गति करते हैं और विलेय के अणु भी गति करते हैं। परासरण को रोका जा सकता है लेकिन विसरण को नहीं रोका जा सकता। अब बच्चों, जो परासरण और विसरण जो मैंने आपको बताया था, समझाया था, अब मैं आपको एक बार में समझा देता हूँ कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, परासरण क्या होता है और परासरण, ठीक है, परासरण क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये कोई विलयन है, ये कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर ये बीच में लगी हुई है हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली। ये बीच में लगी हुई झिल्ली को ही अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ये हमारा इधर एक विलयन भरा हुआ है और एक इधर विलयन भरा हुआ है। इधर तनु विलयन है, तनु विलयन का मतलब होता है थोड़ा सा पतला विलयन, और इधर सांद्र विलयन है, सांद्र का मतलब होता है थोड़ा गाढ़ा विलयन। और परासरण की क्रिया में क्या होता है कि तनु विलयन से विलायक के अणु, विलायक मतलब जल, विलायक के अणु इधर को गति करने लगते हैं और इधर को गति करने की क्रिया ही आपकी क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। मुझे लगता है कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए, दोबारा देख लीजिए और देखने के बाद में वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा आया है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, परासरण दाब, जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस पर लिख दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये परासरण दाब क्या होता है? ये अणु संख्यक गुणधर्म का चौथा गुणधर्म है। ठीक है, लास्ट गुणधर्म। तो परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब को जानने से पहले हमने परासरण जाना क्या होता है। ठीक है, तो परासरण जानने के बाद ही हमें पता चलेगा कि परासरण दाब क्या होता है। ठीक, जब किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। यानी मतलब कहने का ये है कि किसी विलयन के अंदर, यानी पात्र के अंदर परासरण की क्रिया हो रही है, यानी विलायक के जो अणु हैं वो विलयन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जो विलायक के अणु हैं वो विलयन की ओर जा रहे हैं, तो इन अणुओं को उधर से रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, उसको रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परासरण दाब के दो नियम हैं। नंबर 1, बायल-वांट हाफ नियम। क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती C। समीकरण 1, जहां P बराबर परासरण दाब और C बराबर सांद्रता। ठीक है, तो ये बायल-वांट हाफ नियम था, बहुत ही आसान था। इसके बाद है दूसरा नियम, चार्ल्स-वांट हाफ नियम। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके परमताप T के समानुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती T। समीकरण 2, उपरोक्त समीकरण को संयुक्त करने पर, यानी जो समीकरण 1 और समीकरण 2 हैं इनको संयुक्त करने पर, संयुक्त करने का मतलब है कि ये दोनों जो P हैं इन दोनों में से एक P लिखा जाएगा और दोनों C और T को समानुपाती लगा देंगे, यानी P समानुपाती है किसके? C और T के। ठीक है, तो P बराबर R C T।
P बराबर आर एन अपॉन बी इंटू टी, चूंकि C बराबर एन बटे बी, यानी C के स्थान पर हमने लिख दिया है एन बटे बी, तो इस B की गुणा हो जाएगी P से, तो PB बराबर हो गया आपका NRT, जहां R बराबर बिलियन का स्थिरांक, R बराबर जो मान होता है 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, इस समीकरण को आदर्श विलयन समीकरण भी कहते हैं, यानी ये जो समीकरण दी हुई है PB बराबर NRT, इस समीकरण को हम आदर्श विलयन समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, समपराशरी विलयन। अब ये समपराशरी विलयन क्या होता है? जिन दो विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। यानी बहुत ही आसान है, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा आपके कि दो विलयन है, उन दोनों विलयनों के पराशर दाब जो है आपस में क्या है, बराबर है, और जिन दो विलयनों के पराशर दाब आपस में बराबर होते हैं उन्हें हम समपराशरी विलयन कहते हैं। दो समपराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर पराशरण नहीं होता है, अर्थात P1 बराबर P2, P1 बराबर होता है C1 के और P2 बराबर होता है C2 के, C1 बराबर होता है M1 के और C2 बराबर होता है M2 के, और M बराबर होता है N अपॉन B बराबर N अपॉन B। ठीक है, इन पे 1 है तो हमने इस पर 1 लगा दिया है, इस पर 2 है तो हमने 2 लगा दिया, और N का एक फॉर्मूला होता है W बटे M, तो हमारा ये आया निकल के तो हमारा ये निकल कर आया W1 अपॉन M1 B1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 B2। ये था हमारा समपराशरी विलयन। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके जितने भी प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करूंगा। ठीक है, हमारी जो अगली हेडिंग है वो है अति पराशरी तथा अल्प पराशरी विलयन। दो विलयनों में जिस विलयन का पराशर दाब अधिक होता है उसे अति पराशरी, तथा जिस विलयन का पराशर दाब कम होता है उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। यानी ये तो सबसे ही आसान टॉपिक है। दो विलयनों में जिस विलयन का पराशर दाब ज्यादा होगा उसे अति पराशरी बोलेंगे, और जिस विलयन का पराशर दाब कम होगा उसे अल्प पराशरी विलयन बोलेंगे। ठीक है, अब हमारी सबसे लास्ट की जो हेडिंग है इस चैप्टर की वो है व्युत्क्रम पराशरण, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आता है और आ भी सकता है। शुद्ध जल व अशुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर पराशरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होने लगती है, परंतु अशुद्ध जल पर बाह्य दाब लगाने से पराशरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, जिसे व्युत्क्रम पराशरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक पात्र है, इसके अंदर दो विलयन भरे हुए हैं, इधर हमारा है अशुद्ध जल, इधर है हमारा शुद्ध जल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पराशरण की क्रिया होती है तो शुद्ध जल से जो अणु है वो अशुद्ध जल की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, तो जब ये अणु अशुद्ध जल की ओर जाने लगते हैं तो इन अणुओं को इधर से रोकने के लिए अशुद्ध जल पे एक बाह्य दाब लगाया जाता है, यानी प्रेशर लगाया जाता है ऊपर से, तो ये पराशरण की क्रिया इधर की बजाय दोबारा उल्टी दिशा में होने लगती है, और इस उल्टी दिशा में होने वाली पराशरण की क्रिया को ही व्युत्क्रम पराशरण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इस चैप्टर की पूरी थ्योरी समाप्त होने के बाद में अब आ गए हैं इसके न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स आपको इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो बोर्ड में आने की संभावना है, जिस तरह के न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आने की संभावना है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल जो है वो है आपका कि 24 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक शर्करा के विलयन का पराशरण दाब 2.5 ATM है, यानी पराशरण दाब का मतलब होता है आपका P दिया हुआ है। ठीक है, विलयन की सांद्रता ग्राम मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए, यानी विलयन की सांद्रता पूछी है C। ठीक है, तो गिवन दैट का मतलब होता है दिया है, क्या दिया है, 24 डिग्री सेल्सियस ताप यानी T टेम्परेचर दिया हुआ है आपका, T दिया हुआ है बच्चों, T बराबर 24 डिग्री सेल्सियस, और बच्चों डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना पड़ता है, तो केल्विन में बदलने के लिए हम 273 जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, 273 जोड़ने के बाद में आपका हो गया ये 297 केल्विन। ठीक, उसके बाद में दिया हुआ है हमारा पराशरण दाब यानी P बराबर 2.5 ATM। ठीक है, और पूछा क्या है हमारा सांद्रता C,
यानी सी पूछा है, सी। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला था आदर्श विलयन समीकरण का, पी बी बराबर एन आर टी। ठीक है बच्चों, पी बी बराबर एन आर टी। तो पी को हम यहीं पर रोक देंगे, एन बटे बी आर टी। ठीक है, तो पी बराबर एन अपॉन बी हमारा किसके बराबर था, सी के, तो सी आर टी, सी आर टी। पी का मान रख दीजिए, पी का मान है आपका 2.5, सी पूछा है, आर का मान तो निश्चित ही है 0.0821। ठीक है, और टेम्परेचर है हमारा 297। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, सी को यहीं पर रोक लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सी का मान निकालना है, और ये सब की सब संख्याएं चली जाएंगी 2.5 के नीचे। तो 2.5 अपॉन 0.0821 गुणा 297। बच्चों यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 1000। ठीक है, और यहाँ का पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएंगे हमारे 10। अब हम क्या करेंगे, 25 की गुणा कर लो, 25 की गुणा करने के बाद में हमारा हो गया 25,000। ठीक है, और इनकी गुणा, सबकी गुणा करने के बाद में हमारा बैठा 821 गुणा 2970, इससे ये कटा। ठीक है, तो बच्चों हमारा आया 2500 बटे में 821 गुणा 297 सी बराबर। ठीक है, यानी सी बराबर जो हमारी कैलकुलेशन इन दोनों की गुणा करने के बाद में इसको हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.125 ग्राम मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, ये कैसे आया, हमने 2500 को इन दोनों की गुणा करने के बाद में इससे भाग कर दी तो हमारा सी का मान निकल आया। तो बच्चों सवाल समझ में आ गया होगा, यानी हमारा ताप दिया हुआ था और दाब दिया हुआ था, हमारा सी पूछा था, हमारी एक फॉर्मूला याद था पी बी बराबर एन आर टी का। तो पी को हेर देंगे, बी नीचे पहुंच जाएगा, एन और बी का कोई काम नहीं है, और जबकि एन और बी बराबर होता है आपका सी। तो सी का मान छोड़ के बाकी हमने सबका मान रख लिया है, सी को अपनी जगह पर रोक लिया, इनको बीच बट्टे में लिया है, और सबसे लास्ट में हमारा ये सांद्रता निकल आई। ठीक है, यह है हमारा आंसर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, इसका पराशर दाब ज्ञात कीजिए। यानी हमारा पराशर दाब पूछा है, पी पूछा है। ठीक है, और टी हमारा दिया हुआ है, ग्राम ग्लूकोज, ग्राम मतलब ये वजन दिया हुआ है, डब्लू दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो काय में घोला है हमने, जल में, 250 ml जल में, यानी बी हमारा दिया हुआ है 250 ml। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हमने क्या लिखा, गिवन दैट टी बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा हो गया 273 केल्विन। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है हमारा डब्लू बराबर 0.45 ग्राम, फिर दिया हुआ है हमारा 250 ml, ml यानी आयतन 250 ml। बच्चों हमें इसे ml को लीटर में बदलना होगा, तो ml को लीटर में बदलने के लिए हम करेंगे 1000 से भाग। ठीक है, इससे एक घटा 25 का ना 25 और 25 चौका 100, यानी b बराबर आ गया हमारा 1/4। ठीक है, फिर r तो हमारा कंपलसरी रहता है
0.0821। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि परासरण दाब के फॉर्मूले में आर भी ज़रूर आता है। और पूछा क्या है हमारा परासरण दाब। ठीक है। और बच्चों जो हमारा घुला हुआ पदार्थ है वो है आपका ग्लूकोज। ठीक है। तो ग्लूकोज C6 ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6। ठीक है। ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। ये कैसे आया देखिए ध्यान से। ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, और 12 के गुणा में कौन है 6। ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, प्लस का निशान आकर 1, और 1 की गुणा कर देंगे हम 12 से। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है, सॉरी, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और 16 की गुणा करेंगे 6 से। तो ये सब गुणा करने के बाद हमारा 12 छंग 72, प्लस 12 का ना 12, प्लस 16 छंग 96, ये जुड़ के बैठेगा हमारा 180। तो बच्चों हमें अणुभार निकालने के लिए उनके परमाणु भारों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है। तो यह है हमारा ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें अणुभार की जरूरत पड़ने वाली है। वी नो दैट हम जानते हैं कि पी बी बराबर NRT, यानी P बराबर N/B/RT। N का मान होता है W/M, B/RT। ठीक है। P बराबर N/B/RT, और N का मान होता है W/M × B/RT। ठीक है। P बराबर, तो अब हम इन सब के मान रख देंगे। यानी W का मान है आपका 0.45, गुणा R का मान है 0.0821, और T का मान है 273। ठीक है। और बच्चों बटे में जो हमारा M है, M अणुभार, अणुभार का मतलब बच्चों M ही होता है। ठीक है। तो M है आपका 180, गुणा B, B है हमारा 1/4। ठीक है। तो ये जो हमारा 4 है ये पहुंच जाएगा ऊपर। 0.45 गुणा 0.821 गुणा 273 बटे में 180 गुणा में 4, 4 से 180 को काटेंगे हम 45 बार। और बच्चों इसका पॉइंट हटा के हम यहाँ नीचे लिख देंगे 00। 45 से 45 कट गया, तो हमारा आया 0.821 गुणा, इन 2 जीरो को हटाएंगे तो इसमें 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 2.73। तो हमारा P बराबर आ गया 0.224 ATM। ठीक है। तो ये था हमारा परासरण दाब। अब बच्चों इस सवाल को हम दोबारा से देखेंगे। इस सवाल में क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 GM ग्लूकोज को इतने ml जल में हम घोलकर विलयन बनाया जाता है, इसका परासरण दाब ज्ञात करो। यानी जो चीज़ दी हुई है वो देख लो। ताप मतलब T, ग्राम मतलब W, और ml मतलब B। ठीक है। और R हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें परासरण दाब वाले फॉर्मूले में R की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो परासरण दाब का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, P बराबर NRT, और N का एक फॉर्मूला होता है W/M। हमने W/M इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हमारे पास W का मान दिया हुआ है। अगर हम W नहीं लिखते, W/M नहीं लिखते, तो हम W का मान कहाँ से रखते, इसलिए हमने ये मान, और M हमने इसलिए निकाला। ठीक है। घुलने वाले पदार्थ का हम अणुभार निकालते हैं, M हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत थी। ठीक है।
सबके मान रखने के बाद में हमारा लास्ट में पराशर दाब निकल का है 0.224 ATM। ठीक है, यह है हमारा आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 5 ग्राम NaOH को बिलियन में घोलने पर बने 450 ml बिलियन की मोलरता ज्ञात करो। यानी जो ये NaOH है यानी कास्टिक सोडा जो है ये 5 ग्राम है, हमने इसको घोला है। ठीक है, यानी ये हमारा विलेय पदार्थ है। घोलने पर 450 ml बिलियन, ये हमारा बिलियन है। ठीक है, कि मोलरता ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखेंगे। यानी जो हमारा विलायक है, ठीक है, इस सवाल को समझेंगे अच्छी तरीके से। विलायक, विलायक कौन है? जल। विलायक कौन है हमारा? जल। और विलेय कौन है? जो हमने घोला है वो हमारा विलेय है। घोला कौन है? NaOH। ठीक है, तो ये NaOH है हमारा विलेय। गिवन दैट, अब आप कहेंगे सर इसमें जल तो कहीं था ही नहीं। अरे भाई, जब हमने कास्टिक सोडा को किस चीज़ में घोलेंगे? हमने जल मान लिया, तो किस में घोला हमने? जल में। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, ये जो है हमारा घुलने वाला पदार्थ, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी विलायक का द्रव्यमान, यानी विलेय का द्रव्यमान WB बराबर 5 ग्राम। ठीक है, और आयतन 450 ml। पूछा क्या है हमारा? मोलरता, मोलरता यानी कैपिटल M। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारा विलेय पदार्थ है, मोलरता के फॉर्मूले में अणुभार भी आता है। तो अणुभार किसका निकलेगा? विलेय पदार्थ का। विलेय पदार्थ कौन है? हमारा NaOH। तो बच्चों हम इसका क्या निकाल लेंगे? अणुभार। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी ये निकल का है हमारा 40। हमारा अणुभार भी आ चुका है, यानी M भी आ चुका है। तब मोलरता कैपिटल M बराबर WB गुणा 1000 बटे में MB गुणा B इन ml। ml में इसलिए क्योंकि हमने ऊपर 1000 लिख दिए। तो WB का मान कितना है? 5 गुणा 1000, MB निकल का है आपका 40 और गुणा आयतन है 450। इस जीरो से ये जीरो चला गया और इस वाले जीरो से ये जीरो चला गया। और अब हमारा ऊपर हो गया है 5 से 45 भी काट दो, 5 नहीं 45। ऊपर बचे आपके 10 और नीचे बचे 9 चौक 36। अब बचो 36 और 10 को भी काट दो, 2 पंजे 10 और ये कट गया 18। ठीक है, तो इस 18 से जब हम 5 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.278। ठीक है, M। ये हमारा आंसर। ठीक है, दोबारा देखेंगे। 5 ग्राम NaOH को इसमें घोलने पर 450 ml विलेय की मोलरता ज्ञात करो। यानी जिसको घोला है हम उसी का ही अणुभार निकालते हैं। ग्राम, ग्राम मतलब W। घुलने वाला कौन है? विलेय, यानी विलेय का द्रव्यमान है 5 ग्राम। ठीक है, और ml का मतलब होता है आयतन। और पूछे क्या? मोलरता। तो मोलरता के फॉर्मूले में अणुभार भी होता है। किसका अणुभार होता है? विलेय पदार्थ का। तो विलेय पदार्थ कौन है? NaOH। हमने उसका अणुभार निकाल लिया 40। तब मोलरता का फॉर्मूला लगा के ये सब मोलरता का फॉर्मूला लगाने के बाद में हमने इस तरह से इसको सवाल को काटा है और हमारा लास्ट में मोलरता निकल के आ गई है। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो बच्चों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपको बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलती रहे। ठीक है, तो ये सेकंड
तो आपका ये बिलियन चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अगर इस चैप्टर में कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट चुका है तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।